अजीत दादा पवार अब असली एनसीपी से हमारे साथ मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय सिया राम। महाराष्ट्र, जय सिया राम, जय हर सिया हर राम। महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मुकेश गांधी साहब, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया, स्पीकर साहब ने भी कह दिया, असली एनसीपी आप ही हैं, असली राष्ट्रवादी पार्टी आप हैं। तो आपको मुबारक हो। थैंक यू सर। सिर्फ थैंक यू से थोड़ी काम चलेगा, मिठाई तो भेजो ऑफिस में। अरे अभी तक एक मिठाई का डब्बा तक नहीं आया। अरे कल लड्डू लेके आ रहा हूँ मैं आइए, आपके पास। 100% सर। We shall be so honored to receive you। या मेरी समझ में एक थॉट आई है अभी आपको देख के। हाँ जी। आपकी शक्ल को देख के एक थॉट आई है। अब पता नहीं आप हाँ जी, बोलिए। इसको लेके आप हंसेंगे या क्या करेंगे, मुझे मालूम नहीं है। हंसना है हंसिए, हाँ आपके जी। ऊपर है, ये फ्री शो है, कोई बात नहीं। जो करना हो कहिए, जो कहना हो कहिए। हम लोग यहाँ पर सब चलता है। हम लोग किसी को सेंसर नहीं करते सर, हम किसी की बात काटते नहीं करेंगे। सो नाइस ऑफ यू। तो शरद पवार साहब कब आ रहे हैं सर आपके पास, ये बता दो। अब तो एक ही चीज बची है कि शरद पवार जी भी उठ करके आ जाएं, कहें कि भाई आई विल बी एडवाइजर टू ऑल माय बच्चास। तो आखिरी मेरे बच्चे हैं, मेरा स्थान जो है इनके साथ है। आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, शरद पवार साहब आएंगे नहीं, पर शरद पवार साहब के प्रति जो श्रद्धा है अजीत दादा से लेके पूरी नई हमारी एनसीपी में, वो सबकी श्रद्धा उनके प्रति जो सम्मान है वो हमेशा रहेगा। पर शरद पवार साहब अब ये अजीत दादा की एनसीपी में वापस नहीं आएंगे, ये मुझे लगता है। उसके कई कारण हैं, उसकी एनालिसिस करने को बैठे तो बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी, कहानी हो जाएगी। पर अगर उनको आना होता तो ये अजीत दादा को उनसे अलग नहीं होने देते थे। जो YB चौहान में फंक्शन हुआ, वहाँ अजीत दादा ने इशारा किया, सब किया, पूरी मूवमेंट चली, बिटवीन द लाइन भी पवार साहब सब समझ गए थे। और बाद में अजीत दादा के देवगिरी बंगले में एक मीटिंग हुई और सबने साथ में मिलकर के निर्णय लिया कि अजीत दादा पवार को अभी अध्यक्ष बनाए और साथ में नरेंद्र मोदी जी के बीजेपी का सपोर्ट लेकर के हम लोग सरकार में आगे बढ़े। वो सभी MLA ने सम्मति दी थी और बाद में पवार साहब ने जैसे पहले पलटी मारी थी वैसे वापस पलटी मारी और अजीत दादा को छोड़ दिया। पर अजीत दादा एकदम स्ट्रांग थे ये समय पे और उन्होंने हमारे माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल का सहयोग लिया, सुनील तटकरे का सहयोग लिया और सबने मिलकर के सारे MLA का विश्वास जीत करके ये हमारा एनसीपी का सच्चा गढ़ जो था, जो एनसीपी के कार्यकर्ताओं की डिमांड थी, वो काम अजीत दादा और प्रफुल्ल पटेल ने किया। मुकेश गांधी साहब, आज सुप्रिया सुले जी ने आलोचना किया है जिस प्रकार से स्पीकर ने ऑर्डर पास कर दिया और अजीत पवार का हर चीज को उन्होंने सही ठहरा दिया, किसी को अपात्र नहीं किया, सब पात्र है। सुप्रिया सुले जी का कहना है ये वो सेम कॉपी पेस्ट ऑर्डर है, सेम कॉपी पेस्ट ऑर्डर ऑफ उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ जो हुआ था वही कॉपी पेस्ट करके नार्वेकर जी ने यहां पर ऑर्डर दे दिया है। तो और जितेंद्र आव्हाड जी भी आलोचना करने लगे कि जिस प्रोसेस followed by Narvekar was Speaker Narvekar was not right and certain aspirations उन्होंने जो कंडक्ट है प्रोसीजर्स का जितेंद्र आव्हाड जी ने भी आलोचना किया है। तो हाउ डू यू सी एट द सेम टाइम अजीत पवार गुट से सब लोग ने कहने लगे 2015 से कोई लोकतांत्रिक इलेक्शन नहीं हो रहा था एनसीपी के अंदर, जयंत पाटिल जी को बार बार बाय सिलेक्शन नॉट बाय इलेक्शन। तो हाउ डू यू सी दैट? एक तो सुप्रिया सुले जी का कहना, जितेंद्र आव्हाड जी का कहना, और फिर आप जो बार बार कहते हैं कि देयर वाज नो डेमोक्रेसी विद इन द एनसीपी। शरद पवार जी, देखिए ऐसा है, हमारी दीदी माने मुझसे उम्र में छोटी है, पर सुप्रिया सुले जी को पूरे एनसीपी की बागडोर शरद पवार साहब के साथ रह करके पहले से करनी चाहिए थी। कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतना था, MLA का विश्वास जीतना था, सबसे हल्ला मिलना, सबको कार्य में जुड़ाने के लिए जो कुछ भी प्रयत्न करने चाहिए वो सुप्रिया जी को करना चाहिए था।
अब क्या हो गई कि बूंद से गई वो होद से नहीं आती। वो कहावत के मुताबिक अब जो गए हैं वो अभी वापस नहीं आएंगे। और सुप्रिया जी अगर बताए कि ये कॉपी पेस्ट ऑर्डर है, तो ये कॉपी पेस्ट की घटना भी वैसी है जैसे शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरह से अपनी मनमानी चलाई और जिस तरह से जनता से विमुख होने को लगे, सीएम के कार्यकाल में भी कोई ग्रेट रिजल्ट नहीं दिया। ये सब बातों के कारण जैसे उद्धव ठाकरे जी के प्रति लोगों का एक अविश्वास बढ़ा और उनका हिंदुत्व के विचारों से विमुख होना जैसे लोगों को अच्छा नहीं लगा, खास करके शिंदे जी के ग्रुप को, कि जो बाला साहब ठाकरे के विचारों से मान्य करके अपने जीवन में आगे बढ़े थे और कार्य करते थे और लोगों के पास उनको जाने का था। अब ऐसा ही अजीत दादा का यहाँ प्रसंग हुआ है कि शरद पवार साहब ने कितने सालों से बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी का सहयोग लेंगे, ये रिकॉर्ड चलाई और अजीत दादा 2 कदम आगे बढ़े तो 20 कदम उनको पीछे ले लिया। और उसमें सुप्रिया जी का भी सहयोग था। और अब जो जैसे शिंदे साहब ने और अजीत दादा जी ने, ये दोनों ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से पूरी उनकी आचार संहिता और जो लॉ है उसके मुताबिक इन्होंने अपना संगठन आगे बढ़ाया और पार्टी में फूट पड़ गई तो ये गद्दार नहीं है पर ये विद्रोही है। उनको समाज के अंदर, समाज के जो उनके पास जो जनाधार है उनको टिकाना है, वो टिकाने के लिए इन्होंने काम किया है। ये कॉपी पेस्ट बिल्कुल ऑर्डर नहीं है, ये सुप्रिया सुले जी का एक फ्रस्ट्रेशन से आया हुआ, हमेशा वो बोल रही है, आजकल फ्रस्ट्रेशन से ही बोल रही है, तो उनके शब्दों को मैं कोई महत्व देना नहीं चाहता। लेकिन कॉपी पेस्ट ऑर्डर फॉर अ कॉपी पेस्ट इवेंट, यस, कहने का मतलब ये हुआ। आपने एक सेंटेंस में समरी कर दी इसकी। राजीव जी, मुकेश गांधी साहब, चलिए अब आपसे जानना चाहते हैं, कोई अच्छी बात करें इस बात पे, प्रदीप जी वापस लौट के आएंगे। सर, अबू धाबी में इतना भव्य मंदिर, अरे बाप रे बाप, मतलब हम तो वहाँ गए नहीं है, लेकिन जो टीवी पे देखा, इतना खूबसूरत मंदिर, मतलब जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, बाप रे बाप, जय स्वामीनारायण। मतलब ये तो मतलब हर्षोल्लास शब्द जो है ये तो बड़ा छोटा पड़ जाता है। इसकी प्रशंसा करने के लिए शब्दावली कम पड़ जाएगी। इस विषय के बारे में जरा बताएं सर, ये क्या अचीवमेंट है? मतलब दिस इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग सर। मुकेश गांधी, देखिए नरेंद्र मोदी जी इतना सिस्टमेटिक, जो हमारा पहले सनातन धर्म का नारा था, कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, हमको पूरे विश्व को हमारे सनातन धर्म के साथ जोड़ना है। अगर जब जोड़ना है तो उसमें हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्त और कोई बंटवारा नहीं होता। सनातन माने जो हमारे ओमकार के साथ, हमारे वेदों के साथ जो कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, विचारधारा से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, उन सबका हम सहयोग लेते हैं। आज अबू धाबी में ये जो स्वामीनारायण के संतों ने जो मंदिर का भव्य निर्माण किया, प्रमुख स्वामी के पंथ के ये लोग हैं, आपको पता होगा, मैं आपको एक छोटी सी बात इन बिटवीन मंदिर के पहले बताऊं स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बाला साहब ठाकरे जी को स्वामीनारायण मंदिर के हमारे सबसे स्थापक बड़े जो प्रमुख थे, प्रमुख स्वामी उनको कहते थे, वो बहुत बड़े संत थे। मैं बाला साहब को एक ही बार मैंने कहा कि बाला साहब, प्रमुख स्वामी जी का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। बाला साहब तैयार हो गए और प्रमुख स्वामी के दादर में स्वामीनारायण मंदिर है, वहाँ प्रमुख स्वामी जी को मिलने के लिए बाला साहब ठाकरे और मैं साथ में गए। और बाला साहब ठाकरे जी का उस टाइम में देखो कितने विनयी आदमी थे। वो व्यासपीठ पे बैठे थे, बड़े सोफा पे बैठे थे प्रमुख स्वामी जी, तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे सोफे पे बाला साहब को कहा कि बैठिए, पर बाला साहब सोफे पे नहीं बैठे, जमीन पे बैठ गए और मुझे भी कहा कि जमीन पे बैठो, और उनका चरण स्पर्श किया, बातें की, ये किया। और बाहर निकलते वक्त, मैं शॉर्ट में कहता हूं, बाहर निकलते वक्त मुझे उन्होंने एक ही बात कही कि मुकेश, ये सच्चा संत है और इससे विश्व में
कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, ये शब्द बाला साहब के मुंह से मैंने सुन के मुझे बहुत आनंद हुआ कि कृण्वन्तु विश्वम आर्यम जो हमारे हिंदुओं की गर्जना है ना, ये पूरी फलीभूत करेंगे। और बाद में तो स्वामीनारायण संप्रदाय ने कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए और कितना कार्य किया, और जो अबू धाबी में मंदिर बनाया उसके पीछे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की पूरी नीति है, उनका कार्य पद्धति है, उनका लोगों का हृदय जीतने का जो एक अलग अंदाज है, उसके कारण ये सब काम हुआ है। और आज हम जी। इसके लिए गर्व करेंगे कि अभी ओवैसी होंगे या यहाँ के मुस्लिम जो लोग आज भी एंटी इंडियन बात करते हैं, हिंदुइज्म के साथ में बात करते हैं, उनको भी इनको सराहना चाहिए। लेकिन दुख सराह की रहे हैं बात है। सर। सर यहाँ पर एक चीज मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, आपको तो खैर मालूम ही होगा, लेकिन ये बात जितनी ज्यादा बार दोहराई जाए वो ज्यादा अच्छा है। वो जमीन जो है, अबू धाबी की जो जमीन है, वो एक मुस्लिम राजा ने दी है। किसने दी है? एक मुसलमान ने दी है। मुसलमान राजा ने, बरोबर जी। जो मंदिर का डिजाइन है उसको एक रोमन कैथोलिक ने बनाया है। डिजाइनर मंदिर का रोमन कैथोलिक है, क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक। हाँ, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फर्म है और जिसने फाउंडेशन ले करी है वो एक बुद्धिस्ट है। वाह वाह और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एक सिख है। वाह ये है तो सर वो जब मोदी जी ने कहा ना इट्स अ टेंपल ऑफ यूनिटी, असल में टेंपल ऑफ यूनिटी है, वो असल में एकता का मंदिर है। ये अबू धाबी में जो बना है, सर्वधर्म समभाव से बनी हुई एक मंदिर का निर्माण हो गया। जी। तो बहुत बहुत आप राजीव जी कहाँ से सब ढूंढ के लेके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको भी। सर ये बताएं आज की तारीख में जिस प्रकार अभी किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के बाहर, हाँ जी, अब उनका तो ये मकसद है भाई एमएसपी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आपको लगता है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रकरण में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? जो आज की तारीख में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं। ये पूरा आंदोलन जो लास्ट टाइम जो आंदोलन हुआ था जी, उसमें आंदोलन की थोड़ी भी गरिमा थी, पर इस टाइम का जो आंदोलन है वो टोटली पॉलिटिकल आप पार्टी से प्रोवोकेटेड किया हुआ पूरा मुझे तो लग रहा है, और उसमें कांग्रेस का भी सहयोग होगा। पर इसके कारण मोदी जी इसमें झुकेंगे नहीं, किसानों को अलग ढंग से समझाएंगे। अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो उनके ऊपर कोई फोर्स भी आ जाएगा और भी बात आएगी, पर उनकी जो डिमांड है वो वाजिब डिमांड जितनी होगी उसका स्वीकार करेंगे और उनको समझाएंगे। और अब लोगों को भी पता चल गया है कि जब मोदी जी ने किसानों के लिए इतना सारा बेनिफिट्स उनके घर तक, उनके झोपड़े तक, जी, छोटे किसान के जब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो ये आंदोलन कुछ जमींदार जैसे पैसे वाले जो है वो पूरा पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करके गुंडाइज्म जैसी एक वर्तणूक कर करके ये अगर करेंगे तो ये गलत है। इसका इंपैक्ट इलेक्शन के ऊपर नहीं पड़ेगा, इलेक्शन में इसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी, और मोदी जी का 400 के पार जाने का जो संकल्प है वो पूरा होगा। और जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया सर उसके बारे में भी जरा बोल दें। सुप्रीम कोर्ट को जो ऑर्डर आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, ये डिक्लेयर किया गया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मेरा पर्सनली तो मानना है, अभी बीजेपी का और हमारे मोदी जी के नजदीकी लोगों का क्या मानना है मुझे पता नहीं है जी। पर एज ए इकोनॉमिक एनालिस्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो बहुत ही अच्छा ऑर्डर दिया है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी it should be exhibit to the common man Yes. of India, because the common Yes. man is the voter. Yes. और वो सुप्रीम कोर्ट आज दूसरी दो बात हो गई, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चुकादा बहुत ही अलग ढंग से दिया, बहुत अच्छा नेकी से दिया, और दूसरी बात कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी अभी जो 2 नंबर वाले जो लोग हैं जो अलग अलग तरीके से आज तक फंडिंग करके
अपना पैसा देते थे और ब्लैक का वाइट ये वो सब करते थे, वो सब रुक जाएगा। और दूसरी बात कि इसमें कोई भी पार्टी को इसका अपोज नहीं करना चाहिए, ये मुझे मानना है मेरा, कि अपोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा निर्णय है और समाज के लिए इसका बहुत बड़ा फायदा होगा मुझे लगता है, और नॉन करप्ट पॉलिटिक्स को इससे बढ़ावा मिलेगा। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से मुकेश गांधी जी सब कह रहे, राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन राहुल गांधी जी के पास है। कह रहा है कि एमएसपी है जो फार्मर्स का 2024 में हमारा सरकार our government will enforce the MSP as per the स्वामीनाथन रिपोर्ट। आगे जाकर कह रहा है कि our government comes in power in 2024 जातीय जनगणना होगा। If our government comes to power in 2024 the Congress will see that 50% का कैप जो आज महाराष्ट्र जूझ रहा है, आपस में झगड़ा है मराठा, कुनबी और ओबीसी, बोले कि राहुल गांधी एज अ सॉल्यूशन, बोले इसका कैप हम 50% से और बढ़ा देंगे। तो राहुल गांधी जी हैज सॉल्यूशंस, सबका सॉल्यूशन है, उसके बावजूद मोदी साहब कैसे बोल रहे हैं कि 400 प्लस हमारा टारगेट है। मुकेश गांधी साहब राहुल गांधी जी बहुत स्मार्ट है, उनको मालूम है कि जो काम नहीं होने वाला है वो काम मैं करके दिखाऊंगा, ऐसी बात इल्यूजन्स खड़ा करके अपना कन्विक्शन लोगों के अंदर दिखाते हैं और फोर्सफुली कहते हैं कि मैं ये सब करके दूंगा, पर ये होने वाला नहीं है। आज लोग भी समझते हैं, जो इंटेलिजेंट मास ऑफ द इंडिया है, आज की जो नई पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स है, जो रोज आज मास सोशल मीडिया के ऊपर टोटली अटेंटिव है, वो उनको सब मालूम है कि कौन से कारण से मोदी जी करते हैं और कौन से कारण से निर्मला सीतारामन जी हमारे अर्थशास्त्र जो मंत्री है वो करती है और नहीं करती है। ये सब एनालिसिस आज की पीढ़ी के पास है, जनरेशन के पास है। तो ये राहुल गांधी जो बोलते हैं ना, वो मैं सच बोलूं ना तो कभी कभी लोगों को लगता है कि इसको बकवास करने की आदत पड़ गई है और झूठा बोलने की आदत हो गई है। ये आदत नहीं है। अगर मैं तो पॉलिटिक्स में बहुत छोटा कार्य करता हूं, एक व्यक्ति हूं, पर राहुल गांधी जी को अगर सेंसिबली कुछ पुटअप करना है तो उनको हम क्या करना चाहते हैं और कैसे करेंगे और उनके लिए हमारी क्या मशीनरी होगी, किस पद्धति से करेंगे, ये 2-3 बातें तो लोगों को बताएं। आज तक उसने कभी भी कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए कुछ बताया नहीं। सिर्फ मोदी जी का विरोध करो और अपना एजेंडा बनाओ। इससे राहुल गांधी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। अभी मोदी जी की तरह दाढ़ी बढ़ा दी है, पर थोड़ी अक्ल भी बढ़ानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर 20 तारीख को स्पेशल सेशन ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली, ये फार्मर्स रिजर्वेशन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस पर शायद कोई कानून पास होने वाला है महाराष्ट्र में। देखिए अभी वो तो लेकिन एक दिन का सेशन बुलाया गया है सर भाई, पर इलेक्शन वो बुलाया गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फार्मर्स के इश्यू पे होगा या रिजर्वेशन के इश्यू के ऊपर होगा, उनका हमेशा पार्लियामेंट में या विधानसभा में उसका कुछ निराकरण लोक प्रतिनिधि को करना चाहिए। तो उसके लिए अगर सेशन बुलाई है तो बहुत हेल्दी डिस्कशन होकर के अच्छे निष्कर्ष के ऊपर आना चाहिए, जिनसे इन लोगों को फायदा हुए। देखिए इसमें क्या है कि नेता लोग तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब प्रोपेगेंडा करते हैं, सब बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, पर इसमें आप देखिए कि आंदोलन में कितने छोटे छोटे लोअर गरीब कक्षा के, मध्यम वर्ग के लोग कितने जुड़ जाते हैं, कितना तकलीफ उनको होती है, उनका फैमिली बर्बाद हो जाता है, यहाँ तक की मूवमेंट होती है। और ये क्या है, पॉलिटिशियन ऐसे हैं कि हमारे एक जेब में माचिस का बॉक्स रखते हैं, उसमें से एक एक मैच बॉक्स में से एक एक सली निकाल के जलाते हैं और फूंक देते हैं। उस तरह से ये सारी मूवमेंट अलग अलग प्रकार से होने के कारण कई लोगों की जान जाती है, कई लोगों के परिवार बर्बाद होते हैं। तो इसकी जगह ये सेशन बुला करके इनको इनका निराकरण करना ही चाहिए। और मैं तो अपील करना चाहता हूं कि सरकार को कल ऐसा रेजोल्यूशन लाना चाहिए कि ये कितने भी आंदोलन हो जाए, उसमें
ये जन आंदोलन में पब्लिक को पैसे से या लालच दे करके या किसी तरह के प्रेशर रख के जोड़ना नहीं चाहिए। जैसे जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी जी ने जैसा स्वयंभू आंदोलन किया था, ऐसा आंदोलन होगा ना तो देश को फायदा होगा। बाकी ये पेड आंदोलन और नीति के बिना आंदोलन जो होता है वो बहुत ही हमारे देश को नुकसान करता है। आपने जिस तरह से कहा वो संविधान से अगर हो जाएगा तो बहुत लोगों को शांति मिलेगी। मुकेश गांधी साहब, मोदी साहब का मंत्र, बीजेपी से मोदी मंत्र रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म, जो मोदी साहब ने पार्लियामेंट में कहा, आगे जाके मोदी साहब ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, वी हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट फॉर सिटीजन्स टू डिस्प्ले द एंटरप्राइज एंड एनर्जी। ये मोदी साहब का मंत्र है कि मिनिमम गवर्नेंस से लोगों के अंदर जो ज्वलन, एक आक्रोश है डेवलपमेंट के प्रति, वो उभर कर बाहर आए। मगर खड़गे साहब का कहना है कि यह सरकार लोकतंत्र और संविधान का सम्मान नहीं करते, किसानों को बर्बाद किया, अग्निवीर जवानों को बर्बाद किया। यानी खड़गे साहब ने पूरे ऐसे लिस्ट बता दिए कि कहां गवर्नमेंट की फेलियर्स ना। ये मोदी मंत्र किस प्रकार से मोदी साहब के रिपोर्ट के हिसाब से आप कैसे देखते हो? इज इट अ सक्सेस मॉडल, मोदी साहब का मंत्र? मोदी जी का जो मंत्र है, उनकी प्रतिभा से और उनकी वाणी से जो व्यक्त होता है वो बहुत अच्छा लगता है। पर कई कई बातों के अंदर बीजेपी और उनको मानने वाले कई लोग जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर भी उनका पूरा फॉलो अप करके लोगों को फायदा होना चाहिए, ऐसा काम पूर्ण रूप से नहीं भी होता है, ये भी मान्य है। इसलिए जो परफॉर्म की बात है वो जन जन में जानी चाहिए और आज पूरे जन जन में वो बात गई नहीं है। और अग्निवीरों की जो योजना है, इसके पीछे भी उनका क्या रहस्य है, उनके पीछे क्या आगे जाकर के होने वाला है, वो आज भी युवा पीढ़ी जो है, जो इंटेलेक्चुअल से उनके मनों में भी बहुत प्रश्न है। ये भी मोदी जी की गवर्नमेंट में रहने वाले सक्रिय लोगों को बताना चाहिए। उसमें मैं खड़गे जी के साथ भी सहमत हूँ। और यहाँ पर जो अग्निवीर का सवाल है सर, उसमें क्या होने वाला है? देयर आर अबाउट 6 गोरखा रेजिमेंट्स इन द गवर्नमेंट, इन इंडियन आर्मी। अब ये अग्निवीर स्कीम की वजह से अब क्या होने वाला है, ऑलरेडी द गोरखास पहले भी ब्रिटिश आर्मी में थे, नाउ देयर आर मोर रिक्रूट्स गोइंग टुवर्ड्स द ब्रिटिश आर्मी। नंबर 2, देयर इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी कि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाएगा और उनको अलाउ किया जाएगा गोरखास को टू ज्वाइन द चाइनीज आर्मी। फिर हम लोग क्या करेंगे सर? अगर हमारे गोरखा चाइना की फौज में यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए में अगर ज्वाइन कर गए, इट विल बी अ वेरी सीरियस सिचुएशन सर। नहीं, वही मैं कहना चाहता हूं ना कि अग्नि वीर की जो पूरी योजना है उसका स्पष्टीकरण आज तक भी बरोबर बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से दिया नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आई एम डिस्कसिंग विद सो मेनी पीपल्स, और ये जो पूरी योजना है उसमें एक बाजू में कहते हैं कि अग्निवीर से नाम से एक सैनिकों की एक ट्रेनिंग जैसे सिंगापुर में और कंट्री में देते हैं, उस तरह से युवाओं को हाथ में बंदूक चलाना। We are not Singapore, sir. हाँ, नहीं, मैं बात कहता हूँ, नहीं, ऐसी बात लोग समझते हैं जी, पर ये बात नहीं है। अग्निवीर के पीछे क्या आइडियोलॉजी है और उनका क्या फ्यूचर है ये युवाओं का, वो आज तक मुझे तो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया है और कई लोगों को नहीं आया है। वो बीजेपी को समझाना चाहिए और खड़गे जी ने उनके लिए जो कुछ भी है वो रिसर्च करके लोगों के सामने उसके बारे में प्रकाश देना चाहिए। और जहां तक हम लोगों का सवाल है मुकेश गांधी साहब, आपका इंतजार रहेगा कल परसों अगले साल जब मर्जी आप आए यहाँ पे लड्डू लेकर के। अरे आपका इंतजार करेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई राजीव जी, आप तो रामो राजमणि सदा विजय थे, रामम रमेशम भजे, आप तो वही राशि वाले हैं, राम जी के कृपा पात्र है। तो आपके साथ लड्डू खाएंगे और मौज मनाएंगे और हमारी एनसीपी का जय जयकार हो गया। आज 15 तारीख को सुबह ही मैं प्रफुल्ल पटेल जी के साथ में विधान भवन में था, उन्होंने आज नॉमिनेशन भरा, वहाँ अशोक चौहान जी भी हमारे पुराने मित्र है, वो भी मिले और बहुत आनंद का विषय है। और 17 तारीख को प्रफुल्ल पटेल जी की बर्थडे भी है,
क्या बात उनके है? लिए भी आप उनको विश करना जरूर। He is a very old वी friend. विल एंजॉय। He is a very Yes, old yes, you are. friend. अरे प्रफुल्ल राजीव is a जी very तो dear आप तो बहुत लोगों के दिलों में छाए हुए हैं भैया। आप आपके दिलों में छाए हुए लोगों का लिस्ट एक बार बनाइए और हमको बताइए। क्या बात है, सर? पीपल विल एंजॉय द मेमोरी। यू शुड राइट अ बुक ऑन द मेमोरीज ऑफ द राजीव Yes. बजाज। Thank you so much, sir. Thank you very much. सो नाइस ऑफ यू। मुकेश गांधी साहब, एक बार फिर आपको जय सिया राम, हर हर जय सिया महादेव, राम, जय सिया राम, जय भवानी, जय शिवाजी। भवानी। Thank you very much. जय राजीव जी, जय प्रदीप जी, थैंक यू नमस्कार। वेरी मच। Thank you very much, sir. Thank you very much. नमस्कार। You know, usually a spokesperson never really agrees with an opposing party. Very Yes, yes. very courageous and very fair of Mr. Mukesh Gandhi to agree with Probably Mr. he did, Mallikarjun he Kharge. did a lot of study, at least Yes. he talked about it with people. Because I tell you what, this and Agniveer gathered scheme- opinions about it. This Agniveer scheme, I thought, would supplement the normal recruitment which is taking place in the army. You know, It just can't like replace. just like short service commission, and just like you have a few short service term for jawans as well, but it cannot replace the It can't normal replace. soldier, which is absolutely terrible. I don't really know whose bright idea it was, but whosoever's idea it was has to have his head examined. I mean, this is terrible, absolutely terrible. You ask anybody in the armed forces, and they say nothing could be worse. Nothing could be worse. अरे 3 के 4 साल तो लगते हैं किसी फौजी की ट्रेनिंग में यार, and by the time he's a fully trained soldier, he's already about to retire. You got to be kidding me. I mean, this is As crazy. you, the first part is right, exactly. You can't replace the regular recruitment. Yes, you can't replace do it. that. You can train the whole country. You can train the youth. They should come out from the colleges and have a 3 years or 4 years training. That is And essential. compulsory training for everybody. Compulsory, yes, absolutely. We've been talking about universal conscription now Yes, for a yes. long time. Anybody over the age of 18 or 16 or 17, you decide the age, has to have 2 years of compulsory training Bilkul. in the armed forces. You remember General Hoon? Exactly. General Hoon Saab made this suggestion way back in 2003, 2004, right here on this show, and he said, यूनिवर्सल कंस्क्रिप्शन जब होगी तब जा करके हमारे मंत्रियों को मालूम पड़ेगा, जब उनके बच्चों को सर्व करना पड़ेगा बॉर्डर पे, तब उनको जाकर के मालूम पड़ेगा कि फौजी की जिंदगी क्या होती है. So, but I doubt it very much if any government is actually going to do it. But that's a very long discussion, and I'm very passionate about that discussion, and I don't think this is the time to do it, because we will be at it for a long time. The other discussion which I'm really passionate about is, of course, the farmers. जहाँ तक है किसानों का प्रश्न है, बार बार किसानों को आकर कर दिल्ली की तरफ क्यों कूच करना पड़ता है. अभी हमारे शरद जोशी साहब, महेंद्र सिंह टिकैत साहब, उसके बाद जितने भी हमारे पंजाब के किसान हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो किसान हैं, सब लोग आकर के साहब, प्रदीप जी न जाने कितनी मरतबा ऐसा हुआ है. यू रिमेंबर दोस फार्मर्स फ्रॉम तमिलनाडु who had brought rats along with them, कि भाई हमारी ये चूहे जो है उनसे जिंदगी हमारी ज़्यादा बदतर हो गई है. सब एक हेक्टेयर पे जितना किसान अभी खर्च रहा है, उसको जो रिटर्न आ रहे हैं, he is taking a 15,000 rupee or 20,000 rupee loss. How do you expect him to survive? If what Mallikarjun Kharge says is right, 27 rupees per day is what a farmer is earning, Yes. then we need to rethink our policies. Isn't that terrible? Yes, yes. I mean, that